चलिए, आकाश केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरा नाम तो रुपेश कुमार राय, लेक्चर में देख ही लेते होंगे। हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट किए हुए हैं और सॉलिड स्टेट के 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। लेक्चर 1 पूरी तरह से सॉलिड के बेस के लिए है। सॉलिड क्या है, सॉलिड का क्लासिफिकेशन क्या है। सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, एमॉर्फस को सुपरकूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस में, ये हमेशा याद रखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में नेचर कैसा होता है? एनिसोट्रॉपी होता है और एमॉर्फस में आइसोट्रॉपी होता है। इसके बाद हम लोग आए थे कहाँ पे? हम लोग आए क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड: कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है ये समझिए आप। इसमें क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे और इनके एग्जाम्पल्स। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोवेलेंट सॉलिड, जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल होता है डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका एक एक्सेप्शन है। जितने भी कोवेलेंट सॉलिड हैं सब कैसे होंगे? सब हार्ड होंगे एंड इंसुलेटर होंगे, लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट है और कंडक्टर है। वीक कंडक्टर एक अलग बात है ये। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल्स के टाइप्स के बारे में, फिर यूनिट सेल की जियोमेट्री के बारे में। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन क्या होता है। पोजीशन होता है तो उस पोजीशन पर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके बाद हम लोग आ गए थे कहाँ? हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे आए, 1D, 2D और 3D। और 3D में हमने देखा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, उसमें 14 टाइप्स के यूनिट सेल अरेंज होते हैं, जिनको ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। यहाँ तक हम 3 लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज चौथा लेक्चर चलते हैं। तो क्या बोला मैंने बोला कि 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 3D अरेंजमेंट में। अब हम जब 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं तो हम 7 टाइप्स में किसी भी एक क्रिस्टल सिस्टम में सबको स्टडी कर सकते हैं। तो हम सबसे आसान क्या होता है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का स्टडी करना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर 4। क्या 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे किसका? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का। सबसे पहले क्या इसी को स्टडी करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसका पैरामीटर्स, एज एंड एंगल। तो इसमें एज क्या होता है? इसके तीनों एज 3 डायमेंशनल में तीनों जो एज होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C। फिर एंगल, तीनों एंगल अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इसमें यूनिट सेल, इसमें 3 टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं। नंबर 1 प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो हम उसको सिंपल यूनिट सेल ना बोल के इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर 2 बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC यूनिट सेल। एंड नंबर 3 फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये 3 पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग तीनों यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे।
जब हम तीनों यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि तीनों यूनिट सेल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हैं उसमें 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट और एज और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वाइड क्या है और पैटर्न क्या है, सब एक साथ हम समझेंगे। किसमें? तीनों यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर क्यूबिक में और फेस सेंटर क्यूबिक में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। SC यूनिट सेल। तो इससे पहला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं? पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को CP लिख दे रहा हूं। क्या है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया था, देखा था जो सिंपल यूनिट सेल होता है या प्रिमिटिव होता है तो केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं। तो यहां पे एट एवरी कॉर्नर, एट एवरी कॉर्नर फर्स्ट। नंबर सेकेंड, एट एवरी कॉर्नर से मतलब क्या है इसको समझ लीजिए आप लोग। एक यूनिट सेल है, और इसके हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं। तो हर एक कॉर्नर पे टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और 8 कॉर्नर पे जितने 8 कॉर्नर हैं, 8 के 8 कॉर्नर पे पार्टिकल हैं। ठीक। और ये जो कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। मतलब अगर समझा जाए कि ये एक फेस है इस ट्यूब का, तो यहाँ जो पार्टिकल रखा है और यहाँ जो पार्टिकल रखा है दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और इस बोर्ड के इस कॉर्नर पे जो पार्टिकल है और इस बॉटम वाले पे ये भी एक दूसरे को टच कर रहा है। मतलब क्या है? कॉर्नर्स के पार्टिकल्स कांटेक्ट में हैं। तो दे आर इन कांटेक्ट। क्लियर? आगे नंबर सेकेंड है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं हम लोग, यही वर्ड यूज करें तो इसी करते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो कितने होते हैं इफेक्टिव? यहाँ पे हम जानते हैं कि जब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं तो केवल कॉर्नर पे पार्टिकल होता है, बाकी जगह नहीं होता है। तो कहाँ होता है? सिर्फ एट कॉर्नर। और कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। लास्ट लेक्चर में हम लोग समझे हुए हैं इसको। और आप लोग डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले आप लोग लेक्चर नंबर 3 जरूर देख लेना। तो 1/8 और टोटल एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8 और टोटल कितने हैं इसमें? 8 हैं। तो 1/8 इंटू 8 तो कितना होगा? 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं? 1। नंबर 2 पर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर CN। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ये पार्टिकल कितने पार्टिकल के टच में, इसको समझो जरा। या मैं इसको यहाँ इस फिगर को यहाँ से फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ए पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल ए हो गया, एक पार्टिकल ए हो गया, ये पार्टिकल्स इसमें हो गए। ठीक है। तो
हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में समझ रहे हैं। अच्छा देखो, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखा है तो इसको आप एटम भी बोल सकते हो, है ना, और करके नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम भी लिख सकते हो आप, है ना। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दे आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो पार्टिकल है ये इसके कांटेक्ट में एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। मतलब ये कांटेक्ट में जब है तो सबसे पहले तो इसके कांटेक्ट में नंबर 1 ए हो गया, नंबर 2 ए हो गया, नंबर 3 ए हो गया, 3 हो गया। अब जैसे ये तो एक यूनिट सेल है ना, ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे तब जाके क्रिस्टल तैयार हुआ होगा। एक यूनिट सेल इधर भी होगा, जब इधर होगा तो जैसे इसके कांटेक्ट में है वैसे इधर भी एक कांटेक्ट कर रहा होगा कहीं, ये यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा, ये 4 नंबर का हो गया। जैसे ये इसके कांटेक्ट में है वैसे इधर भी एक के कांटेक्ट में होगा ये, तो ये 5 नंबर हो गया। और जो इसके कांटेक्ट में तो ऐसे ऊपर भी एक के कांटेक्ट में होगा, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। ये हो गया यहाँ तक। अब आप लोग इसको पॉज करके इसको लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड के बाद 4th नंबर पे जाते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट एटम, 2 नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस। तो ये समझा जाए इसको, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे फिर से, हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल होगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, एक कांटेक्ट में है। हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अगर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये बी और ये सी। तो चूंकि a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो हम तीनों को कंसीडर कर सकते हैं। ए भी ए है, ए भी ए है और ए भी ए है। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दो नियरेस्ट एटम यही हुआ, दोनों दूसरे कॉन्टेक्ट में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा, डिस्टेंस d। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। मतलब डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, a। मतलब एज लेंथ ही डिस्टेंस बन जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। आर मीन्स रेडियस और ए मीन्स एज लेंथ। रेडियस और एज लेंथ के बीच में डिस्टेंस, रिलेशनशिप, सॉरी। तो क्या रिलेशनशिप होगा, हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं। इसको मैं पहला आइटम ये हो गया और दूसरा एक कांटेक्ट में है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है, a है। इसको कितना कंसीडर किया जाए, इसको माना जाए a है यहां से यहां तक का। लेकिन ये इसका रेडियस होगा, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस r, और ये कितना हो गया r। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2r। ये रिलेशनशिप हो गया किसमें, एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद 6 नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पीएफ। पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स होता है कि यूनिट सेल में
कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स को स्पेरिकल माना गया है। जब स्पेरिकल तो साइड से बात है, समझो बात को कि अगर क्यूब में बहुत सारी बॉल्स को रखोगे तो चूंकि वो स्पेरिकल है तो कभी भी 100% स्पेस को वो कवर नहीं कर सकता है, क्योंकि जब दो टेनिस बॉल जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगी तो बीच में खाली स्थान रह जाएगा, जगह बची रहेगी, तो कभी भी 100% तो एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। तो क्या कह सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, ऑक्यूपाई स्पेस बाय एटम्स इन अवेलेबल स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस बाय एटम्स इन अवेलेबल स्पेस, या ऑक्यूपाई, चूंकि 3 डायमेंशनल है तो स्पेस की वॉल्यूम वर्ड यूज करते हैं, है ना, ऑक्यूपाई वॉल्यूम बाय एटम इन अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये होगा यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, इसका डेफिनेशन क्या लिख लिया आप लोग, ऑक्यूपाई वॉल्यूम बाय एटम इन अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो सेक्शन नंबर में पैकिंग फ्रैक्शन था, पीएफ मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन हो जाता है वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का शेप कैसा माना गया है, हमने कैसा कंसीडर किया है, स्फीयर। और हम जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है, ये आगे हम पढ़ लेंगे। तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू जेड मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, क्योंकि हम क्या जानते हैं A इक्वल 3 डायमेंशनल में देख रहे हैं, क्यूब देख रहे हैं, तो A B C इसमें 3 एज है, तो तीनों का मल्टीपल ही कहलाएगा क्या इसका वॉल्यूम। तो तीनों चूंकि इक्वल है तो A इंटू A तो क्या हो जाएगा A क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो फॉर्मूला कैसे बन सकता है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू इंटू जेड बाय ए क्यू, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको किसका निकाल रहे हैं, हम सिंपल क्यूबिक के लिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को ऊपर ही रहने देते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 22/7, तो ये 22 हो गया। आर क्यू, हमने ए और आर के बीच में रिलेशनशिप अभी निकाला, क्या निकाला, ए इज इक्वल टू 2r, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, अभी रिलेशनशिप निकाला था ना, ए इज इक्वल टू 2r, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2, तो आर क्यू इक्वल की जगह क्या लिख देंगे हम लोग a/2 a क्यू, और जेड का वैल्यू कितना है 1/3 हो गया, ये a क्यू हो गया, ये 22/7 था तो इसका ये 7 हो गया, और ये 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 हो गया, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, ये सारे कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, तो पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आएगा 0.524, ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू, ये आया आपका क्या पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स पीई। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है।
ये परसेंट में शो किया जाता है। तो ये हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 0.524 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये पैकिंग एफिशिएंसी कितना परसेंट आएगा 52.4%। ये हो गया तुम्हारा पैकिंग एफिशिएंसी। इसके बाद 8 नंबर वाइड को इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोला जाता है। इसको क्या बोल सकते हो आप इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब जो जगह बच गया है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम के अवेलेबल वॉल्यूम में कवर करने के बाद जो जगह बच गया वो कहलाएगा क्या वाइड। तो कहा जाए कि 100% में इतना परसेंट एरिया तो कवर हो चुका है ना। इतना एरिया कैसा हो चुका है कवर। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना परसेंट एरिया कवर है एटम से, तो इतना परसेंट कवर है। तो वाइड क्या होगा वाइड आपका होगा हाँ 100 में से माइनस कर लेंगे हम लोग है ना। तो वाइड हो जाएगा आपका 100 माइनस 52.4 तो कितना आ जाएगा वाइड 47.6%। ये आपका वाइड आ जाएगा। ठीक, इसको पॉज करके आप लोग लिख लें जरा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके कर लो, क्लिक कर लो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग पैटर्न। 9 नंबर पे क्या देखना है इसका पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अरेंज होता है उसका पैटर्न, उसका लेयरिंग पैटर्न क्या होता है। चलिए पैटर्न की बात करते हैं। अब देखिए समझिए, ए यूनिट सेल है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पर है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पर है। अगर हम नीचे वाले लेयर को ए मान लें, एक ये छूट गया यहाँ पे मुझसे। अगर हम नीचे वाले लेयर को ए मान लें, पूरा ए जो नीचे वाला जो लेयर है जो एक दूसरे कांटेक्ट में है, इसको मान लो हम ए मान लेते हैं। ये लेयर ए है, तो जो इसके ऊपर वाला जो लेयर है ठीक नीचे वाले लेयर का कार्बन कॉपी है तो इसको भी हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। तो अगर किसी क्रिस्टल में एक यूनिट सेल ऐसा है जिसमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो बाकी सब भी तो ऐसे ही होंगे। तो पैटर्न कैसा होगा इसका, पैटर्न होगा ए ए ए, कंटिन्यू रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका पैटर्न बनेगा ए ए ए, कंटिन्यू चलेगा कंटिन्यू। इसको कितना भी दो लिखने के बाद भी कर सकते हो, 4 लिखने के बाद भी कितना भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, है ना। तो चलिए ऐसे समझ इसको ए ए ए टाइप, मतलब इसका टाइप ए होता है ना। ठीक, चलिए अब ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में दूसरे टाइप का यूनिट सेल कौन सा होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो नंबर 2 टाइप देख रहे हैं हम लोग। बॉडी सेंटर क्यूबिक
यूनिट सेल, और बीसीसी यूनिट सेल। सबसे पहले पोजीशन ऑफ एटम, एटम बोल दीजिए या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल दें, एक ही बात है इसमें। तो नंबर 1 पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम क्या होता है इसमें? हर एक कॉर्नर पे तो होगा, तो फर्स्ट एट एवरी कॉर्नर, नंबर सेकंड एट बॉडी सेंटर, इसको हम ड्रॉ करें तो एक यूनिट से लिए ड्रॉ हुआ आपका, तो क्या होता है हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल एट एवरी कॉर्नर, तो कॉर्नर का पार्टिकल ये हो गया। एंड एट बॉडी सेंटर, एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी एक पार्टिकल है, ठीक है। खास बात समझो, इसका अरेंजमेंट कुछ कैसा होता है, इसके लिए बोल सकते हो ये कॉर्नर वाले जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये सभी बॉडी डायगोनल के थ्रू जुड़े होते हैं, है ना, ये 8 बॉडी डायगोनल के थ्रू जुड़े होते हैं। मतलब इसका पैटर्न, मतलब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, जैसे 4 पार्टिकल हैं तो समझो ये 4 पार्टिकल ये रखे हुए हैं, नीचे के चारों पार्टिकल ये हैं 1 2 3 और 4। क्या एक दूसरे कांटेक्ट में है? नहीं है। फिर ये वाला जो पार्टिकल है वो इनके ऊपर रखा हुआ है, ये इनके ऊपर रखा हुआ है ये, ठीक। तो ये सेंटर को जो बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है नीचे के चारों पार्टिकल के कांटेक्ट में है, ठीक। और ऊपर के जो चारों पार्टिकल हैं वो इसके ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन वो भी कांटेक्ट में नहीं है। ऊपर के जो चारों पार्टिकल ये हुआ है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है वो 8 पार्टिकल के कांटेक्ट में है, नीचे के 4 और ऊपर के 4, और ये डायगोनल के थ्रू जुड़ा हुआ है, सबसे बॉडी डायगोनल के थ्रू 8 से जुड़ा हुआ है। ये हो गया। इसके बाद नंबर 2 नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम मीन्स Z। तो कहां कहां है पार्टिकल इसमें? हर एक कॉर्नर पर है, एट एवरी कॉर्नर। कॉर्नर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, एक का, है ना। कैलकुलेशन हम लोग पूरा करते हैं, और टोटल कॉर्नर पे कितने हैं? 8, तो कितना हो जाएगा जी? 1। फिर एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के पर जो पार्टिकल होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। तो टोटल पार्टिकल कितना हो गया? तो Z का वैल्यू कितना आ गया? 2। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 2 हो गए। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना था? 1 था। इसमें कितना हो गया? 2 हो गया। जब 2 हो गया तो पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है
ऑक्यूपाई वॉल्यूम बाय एटम इन अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उसमें एक था, इसमें दो है, तो जाहिर सी बात है कि अपना एरिया बढ़ाएगा, अपना वॉल्यूम बढ़ाएगा। इसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, नंबर थर्ड। पहले इसको आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर चलिए ले लिया हुआ इतनी देर में स्क्रीनशॉट। फोटो ले रहे हो, ले लो। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल। नंबर थर्ड ही है ना, नंबर वन कौन सा, नंबर थर्ड पॉइंट ही है ना ये, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ चलो, नंबर थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर CN। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ सकते हैं हम लोग। इस फिगर को मैं फिर से बना दे रहा हूँ। हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल है, लेकिन कॉर्नर वाले पार्टिकल एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, और सेंटर में जो पार्टिकल है वो कांटेक्ट में है। तो आठों पार्टिकल के कांटेक्ट में है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोई पार्टिकल कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, टच में है, तो कितने से टच में है, 8 से। अगर 8 से है तो सबका 8 होगा। ये कैसे आइडेंटिकल है, इसमें अलग अलग नहीं है, आइडेंटिकल है। ये अगर अलग अलग आयोनिक कंपाउंड होता ना तो हम हर एक का 8 नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं अनआइडेंटिकल होते हैं। कैटायन का साइज कैसा होता है, लार्ज, बड़ा होता है, बिग होता है, और एनायन का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है ना। नहीं, कैटायन का साइज स्मॉल होता है, एनायन का साइज बिग होता है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अगला 4th नंबर, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल, टू नियरेस्ट एटम। पार्टिकल की जगह वर्ड यूज करता हूं मैं क्या, एटम। देखो, अब नियरेस्ट मतलब जो कांटेक्ट में है, कॉर्नर वाले तो कांटेक्ट में नहीं है। कांटेक्ट में कौन है, ये डायगोनल के थ्रू कांटेक्ट में है। देखो, ये बैक की वॉल का, बैक के फेस का टॉप है, और ये फ्रंट के फेस का बॉटम है। डायगोनल ऐसे बनेगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, ये डायगोनल यहाँ बन रहा है, ये डायगोनल को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ मैंने एक डायगोनल बना दिया, और इसी का डिस्टेंस हमें पता करना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो इसका डिस्टेंस पता करने के लिए मैं अपने मन से इस फेस पर भी एक डायगोनल बना देता हूँ। इस फेस पे, ये फेस है, इस फेस पे एक डायगोनल अपने मन से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। तो ये फेस का डायगोनल ये हो गया। ठीक, तो ये जो बना वो क्या बनाया मैंने, बॉडी डायगोनल बनाया, बॉडी डायगोनल। बॉडी में मैंने क्या बनाया, फेस डायगोनल। इसमें 2 ट्राइंगल दिख रहा है, ABC, एक ही हो गया, और एक BC और ये D। जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें, और चूंकि इसमें सारा एंगल कैसा होता है, 90, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है इसमें, है ना। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस इसका पता करना है। इसको क्यों किया, क्योंकि अगर हमें इसका डिस्टेंस पता होगा तो इसका निकाल सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम के को अप्लाई करके। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस A होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक A होगा, A B होगा और A C होगा। सब इक्वल है, सबको A मान लेते हैं, A भी A है और A भी A है और A भी क्या है, A है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस क्या, AB A है तो A भी क्या है, A है। A स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। क्या आ गया ये, 2A स्क्वायर आ गया। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा √2A, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, ये आपको मिल गया फेस डायगोनल। क्वेश्चन नंबर इसे फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, इसको याद रखना, कैलकुलेशन में इसका यूज होगा, √2A। फेस डायगोनल का वैल्यू आ गया हमारे पास। हमें तो इसका चाहिए, है ना, ये कांटेक्ट में है नहीं, इसका नहीं चाहिए हमें, कांटेक्ट में तो ये है बॉडी डायगोनल, इसका वैल्यू चाहिए हमें। तो फिर अब अगला ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD में क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2A स्क्वायर। तो ये हो गया 2A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BD का वैल्यू कितना है, A, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये होगा ना, तो ये A स्क्वायर। तो CD स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर। तो CD का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3A, कितना जाएगा, √3A। तो ये जो बॉडी डायगोनल होगा वो कितना होगा, √3A। तो CD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है ना। तो और करके आप ऐसा लिख सकते हो इसको, हमें डिस्टेंस चाहिए, तो D इक्वल टू क्या आ गया, √3A। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दो नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है A, और BCC में दो नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, √3A। क्लियर हो गया। अगला 5 नंबर, पहुंच के इसको लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं इस फिगर को नहीं मिटा रहा हूँ, इसका यूज करूँगा। तो 5 नंबर हमारा क्या है, 5 नंबर है रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, R एंड A। R हो गया रेडियस और ये क्या हो गया, एज लेंथ। चलो, मतलब इसी में रिलेशनशिप, यही कॉन्टेक्ट में तो यही है ना। तो अगर फिगर में देखो तो ये C बॉडी सेंटर का पार्टिकल और फिर D, 3 पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, 3 एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ये कांटेक्ट वाले एटम ये हो गए, फर्स्ट एटम ये हो गया मान लो C, फिर बीच वाला एटम आ गया और फिर ये क्या आ गया, D आ गया, है ना। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस
ए और ए पूरा बॉडी डायगोनल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या माना है, क्या निकाला हम लोगों ने, बॉडी डायगोनल अभी निकाला ना, √3a। तो ये कितना है, √3a। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या है, इसका रेडियस है r, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस मतलब कितना हो गया 2r, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस क्या होगा फिर से r, कितने r हो गए 4r। तो √3a = 4r हो सकता है। तो कह सकते हो रिलेशनशिप हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रिलेशनशिप आएगा 4r = √3a। ये रिलेशनशिप आ जाएगा r और a में, है ना। कर सकते हैं। अब वैल्यू देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, अगर r का वैल्यू निकालना है तो √3a/4 कर देंगे, है ना, और अगर a का वैल्यू निकालना है तो 4r/√3 कर देंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा आता है। 6 नंबर, होगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन PF। अब पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मैं हमेशा PF ही लिखूंगा, आप लोग PF ही समझिएगा। तो PF = क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन = होता है 4/3 πRQ × Z/AQ। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला का यूज किए थे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन = हो गया 4/3, तो /3 बाद में लिख लेंगे हम लोग। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, तो 22। r का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, और मैं इसको r के वैल्यू में लिखूं तो r = क्या हो जाएगा √3a/4 यही होगा। तो r का वैल्यू लिख लेते हैं। तो RQ मतलब √3q और AQ, तो √3q क्या होगा, √3q क्या हो जाएगा 3√3, है ना, 3√3, और Z का वैल्यू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इसमें कितना आता है 2, तो ये 2 हो गया, बाय 4/3 का 3, 22/7 का 7, AQ, और यहाँ पे RQ का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने। RQ क्या था √3a था ना, और RQ तो √3a, ये तो लिखा ही है हम लोगों ने। तो ये AQ और × 2 समझ में आया, ये वाला ये है, और AQ हो गया ये, और ये 4 का Q कितना होगा, 4 का Q कितना होता है 16, 4 चौको 16 और 16 चौको 64, 64। AQ से AQ कैंसिल, बाकी सबके √3 का वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। पैकिंग फ्रैक्शन = हो जाएगा 4 × 22 × 3 से 3 भी कैंसिल कर दिया, चलो यहाँ पे √3 का वैल्यू होता है 1.732 × 2/7 × 64। ये भी तो कैंसिल हो ही रहा है, ये भी मतलब कैंसिल होगा। इसमें जब सारा कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो PF = क्या हो जाएगा 0.68, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा आपका। फिर 7 नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाता है पैकिंग फ्रैक्शन × 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी = क्या हो जाएगा, PF कितना आया है 0.68 और ये 100, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया 68%। पैकिंग फ्रैक्शन को फ्रैक्शन नंबर में बताते हैं और इसको किससे बताते हैं, परसेंटेज में बताते हैं, ठीक है। अब देख रहे हो सिंपल क्यूबिक में कितना था 52.4, क्योंकि केवल कॉर्नर पे पार्टिकल थे, और इसके अंदर एक बीच में एक पार्टिकल घुस गया, अंदर पार्टिकल चला गया तो थोड़ा और वॉल्यूम कवर करेगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ गया। इसके बाद 8 नंबर होगा इसका क्या, वाइड कैसे निकालेंगे, 100% में से 68% कवर है, तो कैसे आएगा ये 100 - 68,
ये हो जाएगा 100 माइनस 68, तो वाइड कितना हो जाएगा, तो वाइड हो जाएगा 32%, ये इसका वाइड होगा। इसके बाद टाइप, पहुँच करके इसको लिखिए आप लोग, फिर टाइप देखते हैं। टाइप इतने में ही समझ में आएगा। टाइप या पैटर्न, नाइन नंबर, टाइप और पैटर्न। तो बात करेंगे टाइप और पैटर्न की, तो इसको फिर से ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। एक बीसीसी यूनिट सेल है, और इसमें हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल है। और एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में पार्टिकल है। तो पैटर्न की अगर बात करें तो ये नीचे वाला जो लेयर है, अगर इसको पूरे लेयर को ए मान लूं, तो ऊपर वाला जो लेयर है, टॉप का लेयर है, वो भी तो इसी का कार्बन कॉपी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सेंटर का लेयर है जो दोनों से अलग है, सेंटर में केवल एक ही पार्टिकल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो ए बी कंटिन्यू रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका टाइप क्या होगा, ए बी टाइप का हो जाएगा ये। तो इसका टाइप बनेगा ए बी, ये टाइप इसमें चलता जाएगा, टाइप। लिख लीजिए इसको। चलिए, ये हो गया बॉडी सेंटर। नेक्स्ट, थर्ड यूनिट सेल इसमें कौन सा होता है, फेस सेंटर, क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। मीन्स एफसीसी यूनिट सेल। तो हालांकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन क्या करें, एक ही दिन में हम तीनों को कर लेते हैं। अगला लेक्चर जो होगा सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए होगा, इसलिए आज इसको कवर कर देते हैं। तो एफसीसी यूनिट सेल क्या होता है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम इसमें, नंबर 1, पोजीशन ऑफ एटम। फर्स्ट होगा आपका पोजीशन ऑफ एटम। एटम का पोजीशन क्या होता है इसमें, तो एटम का पोजीशन इसमें क्या होता है, नंबर 1, एट एवरी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पर होता है। नंबर 2, एट एवरी फेस सेंटर, एट एवरी फेस सेंटर। इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग।
1 यूनिट सेल हो गया। हर एक कॉर्नर पर है, ये हर एक कॉर्नर पे हो गया। एट कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे हो गया। इसके अलावा हर एक फेस के सेंटर पर है, तो ये टॉप का फेस हो गया, इसके सेंटर पर ये आ गया। ये बॉटम का फेस हो गया, इसके सेंटर पर ये आ गया। फिर ये लेफ्ट का फेस हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। ये राइट का फेस हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। ये फ्रंट का फेस हो गया, तो इसका सेंटर ये हो गया। और ये बैक का फेस हो गया, तो इसका सेंटर ये हो गया। इसमें भी जो कॉर्नर के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, कॉर्नर वाले कॉन्टैक्ट में नहीं है। दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, बट ये फेस डायग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट में रहेंगे। 4 फेस बनेगा ना ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ एटम। इसके बाद नंबर 2, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। इसके बाद देख लेंगे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, मतलब जेड। जेड का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, हर एक कॉर्नर पर होता है। एट एवरी कॉर्नर, तो कॉर्नर वाले कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 इंटू 8, टोटल 8 कॉर्नर है तो 1। फिर इसके बाद एट एवरी फेस सेंटर, फेस सेंटर कितना होता है 1/2, टोटल फेस कितना होता है 6, कितना हो गया 3। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना आया, जेड का वैल्यू कितना आ गया 4, ये जेड का वैल्यू आ गया। नंबर 3, क्या 1/2। अगर इस फेस के सेंटर पर कोई पार्टिकल है, इस दीवार में उस वॉल में छेद किया जाए, फुटबॉल को रख दिया जाए तो आधा इस यूनिट सेल में होगा, आधा उस यूनिट सेल में, तो 1/2 ही होगा ना कंट्रीब्यूशन इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो भाई, अब इसको समझना जरा, ये टोटल जो चैप्टर है ना इमेजाइन करने के लिए है। समझा जाए कि हम जान रहे हैं कि जो कॉर्नर के जो पार्टिकल है कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन जो फेस वाला जो पार्टिकल है इन चारों के कॉन्टैक्ट में है ना, है। अगर इस फेस का जो पार्टिकल है चारों के कॉन्टैक्ट में है तो जाहिर सी बात हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, और सॉलिड स्टेट में 2 वॉल के बीच में, 2 फेस के बीच में इतना डिस्टेंस होगा क्या, नहीं होगा। जो आगे वाला फेस भी वो बिल्कुल इससे लगा होगा। जैसे इसके सेंटर में, इस फेस के सेंटर में इसके चारों इसको टच कर रहे हैं, वैसे इस वॉल के भी चारों इसको टच करेंगे। 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और इसके पीछे भी तो एक यूनिट सेल है, उसमें भी एक वॉल होगा, उसके भी 4 होंगे, 4 4 8 और 4 12, तो कितना हो जाएगा ये 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 होगा। इसके बाद डिस्टेंस, 4th नंबर, डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट पार्टिकल, टू नियरेस्ट पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो नियरेस्ट पार्टिकल मान के चलो एक फेस डायगोनल बन रहा है, ये तो कांटेक्ट में है ना, क्या बच्चों जैसे बन रहा है। ठीक है, और ये एक फेस पे था यहाँ पे, तो ये फेस डायगोनल एक है, और इस फेस डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, बीसीसी में अभी देखा था हम लोगों ने, कितना निकाला था, नहीं √2a निकाला था हम लोगों ने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेंगे हम d, है ना, डिस्टेंस तो यही है ना, ये पूरा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक d, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा √2a, डिस्टेंस से होगा,
क्लियर है? 5 नंबर समझ में आया है? हम इसको बीसीसी में कर चुके हैं कैलकुलेट। 5 नंबर बॉडी डायगोनल होता है √3a और फेस डायगोनल √2a, और रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R। अब यहां पे देखो ये फेस डायगोनल में जो है कांटेक्ट में है, इसको समझ लो जरा। ये चारों कैसे हैं? ये तीनों, सॉरी तीनों कैसे हैं? कांटेक्ट में हैं ये तीनों। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? इसको बाद में करते हैं हम लोग। एक काम कीजिए आप लोग, पहले इसको पॉज करके इसको लिखिए। क्योंकि नीचे का नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R देख रहे हैं हम लोग 5 नंबर पे। चलिए, फाइव नंबर का था तो क्या बोला मैंने? एक कांटेक्ट में है एक दूसरे के, तो ये तीनों एटम जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? बॉडी फेस डायगोनल है ना, कितना है? √2a है। ये कितना है? R। ये कितना है? R रेडियस है ना, यहाँ पे 2R होगा, तो ये 2R, तो मतलब क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप क्या होगा हमारे पास? 4R = √2a रिलेशनशिप आ जाएगा हमारे पास। और R = करना हो तो R = क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन में इसका यूज होगा, इसलिए तो √2a/4। और करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या एक इक्वल में लिख सकते हैं हम लोग। एक का करना होगा तो क्या हो जाएगा? 4R/√2। ये कैलकुलेशन में देखें कि इसका यूज करना, किसका वैल्यू पूछ रहा है, इसको पॉज करके लिखिए आप। ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R। फिर 6 नंबर, 6 ही है ना? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन = होता है Z × 4/3 πr³ तो पैकिंग फ्रैक्शन = क्या हो जाएगा? Z का वैल्यू कितना है इसमें? 4। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना आया है? 4 आया है। कॉर्नर वाले का 1/8 × 8 1 हो गया। फेस सेंटर वाले का 1/2 × 6 3 हो गया। 3 और 1 कितना हुआ? 4 हुआ। एंड 4 22/7 और R का वैल्यू कितना आया था हमारे पास? हमारे पास क्या था? 4R = √2a, यही था ना। तो R = क्या था? √2a/4। तो क्या हो जाएगा? √2 का क्यूब। √2 का क्यूब क्या होगा? 2√2 है ना। और फिर क्या बचा? a³, ये लिखेंगे ना। R का वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग। R का वैल्यू इतना होता है। बाय, मैं a³ को पहले ही लिख लेता हूँ। फिर क्या था? 4/3 तो 3, 22/7 तो 7, और यार वाला क्या था? 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ठीक है, a³ से a³ कैंसिल। पैकिंग फ्रैक्शन 4 × 4 × 64 है। 22 × 2 × √2। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414।
बाय 3 इंटू 7 इंटू 64। ये कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना जाएगा ये 0.74, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर पैकिंग एफिशिएंसी 7 नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया है 0.74 इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया, ये हो गया 74%। ठीक, इसके बाद वाइड, इसको लिखा है आप लोग, नहीं वाइड हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद 8 वाइड, वाइड क्या होता है, अब देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, केवल कॉर्नर में पार्टिकल थे तो 52.4, अब बीच में घुस गया बीसीसी में तो बढ़ गया 68 हो गया। अब क्या हो गया, और ज्यादा पार्टिकल हो गए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 हो गए हैं, हर एक फेस के सेंटर पे आ गया तो कितना आ गया 74 आ गया। वाइड कितना होगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगा वाइड हमारा वाइड हो जाएगा 26%। ये आपका वाइड आ गया। पूछो तो इसको लिखिए, इसका पैटर्न समझने लायक है, तो समझना पड़ेगा। चलिए नाइन नंबर, पैटर्न या टाइप और टाइप, इसको समझना जरा। क्या है, हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल है, तो हर एक कॉर्नर पे आ गया। कॉर्नर के पार्टिकल्स क्या कांटेक्ट में है, नहीं है, कॉर्नर वाले कांटेक्ट में नहीं है। फिर हर एक फेस के सेंटर पर है, हर एक फेस के, इसी से बना दे रहा हूं मैं, ये टॉप का फेस है, इसका सेंटर ए हो गया, ये बॉटम का फेस है, इसका सेंटर ए हो गया, ये लेफ्ट का फेस है तो इसका सेंटर ए हो गया, ये राइट का फेस है, इसका सेंटर ए हो गया, ये फ्रंट का फेस है तो इस फ्रंट का फेस का सेंटर मान लो ए हो गया, ये बैक का फेस है, ये हो गया। ठीक है, अब इसका पैटर्न देखते हैं हम लोग। मान लो कोई व्यूअर है, इसको देख रहा है, यहाँ खड़े होकर उसको देखना है। यहाँ जब खड़े होकर देखेगा तो क्या देखेगा, जब यहाँ से खड़े देखेगा तो उसको एक लेयर ए दिखाई देगा, कि ये कांटेक्ट में तो है नहीं, कोई लेयर दिखाई देगा, तो पहला ए दिखाई देगा इसको। जब यहाँ खड़े होकर देखेगा, इस कॉर्नर से इसको देखेगा, ऐसे देखेगा तो एक ही पार्टिकल दिखाई देगा ना, तो ए, इसको मान लिया हमने ए। चलो अब वो यहाँ आएगा, इस पॉइंट से उसको दिख रहा है, तो इस पॉइंट से क्या दिख रहा है, यहाँ फेस डायगोनल तो बनना है, ये तो कांटेक्ट में है ना, तो एक फेस डायगोनल ए दिखेगा इसको। फिर ए वाला फेस सामने आएगा, तो इस फेस में भी ये डायगोनल बनेगा, इस फेस का डायगोनल ए बनेगा। ठीक, और फिर जो चूंकि यहां खड़ा है तो फ्रंट वाला फेस भी तो है कि नहीं, और फ्रंट वाले फेस का सेंटर कौन है, ये है, फेस सेंटर ये है, तो और ये कॉर्नर वाले हैं, तो फ्रंट वाले फेस पे भी एक डायगोनल बनेगा, तो एक डायगोनल ए बनना है, तो एक लेयर इसको ए दिखाई देगा। इसको क्या मान लिया हमने, बी मान लिया, इससे तो अलग है ना, इसलिए बी मान लिया। अब यहां आया वो, अब कहां आ रहा है वो,
यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है तो देखो टॉप का फेस है, उसका डायगोनल उसको दिखाई देगा, ये हुआ। फिर लेफ्ट वाला राइट वाला फेस आएगा तो उसका डायगोनल ये हो जाएगा, होगा। और चूंकि वो यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, तो ये बैक वाली वॉल भी तो है, तो उसका डायगोनल ये है, तो उसका डायगोनल ये है, इसका ठीक अपोजिट है। इसकी कार्बन कॉपी तो नहीं कह सकते हम लोग, अपोजिट कहेंगे, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, सी मान लेंगे। अब फिर वो यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट बचा देखने के लिए उसको, तो इस पॉइंट पे जब आएगा वो, तो जैसा ए है वैसा ही ए है, दोनों सेम है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, और करके देखो, मैं इसको इसमें समझा देता हूँ सर, इसमें थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पे कितना पार्टिकल है, 1, तो ये हो गया ए, ये बन गया आपका ए, ठीक। फिर अगला लेयर, ये देखो ये डायगोनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो तीनों पार्टिकल जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों पार्टिकल ये होगा, 1 2 और ये 3। इसको देखो, ये इन दोनों के बीच में है, तो ये इन दोनों के बीच में ये आ गया। इसको देखो, ये इन दोनों के बीच में है, तो ये आ गया। और इसको देखो, ये इन दोनों के बीच में है, तो ये आ गया, ये क्या हो गया, बी, है ना। अब इसको देखो, ये तीनों कांटेक्ट में है, तो ये तीनों कांटेक्ट में है, तो ये हो गया। अब इसको देखें आप लोग, ये जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो ये आ गया, ये जो है वो इन दोनों के बीच में है, तो ये हो गया। और ये सेंटर वाला है वो इन दोनों के बीच में है, तो वो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, सी। और यहाँ पे क्या आ गया, ये फिर से ए। तो पैटर्न कैसा हुआ हमारा पैटर्न हुआ ABC, ABC, ये पैटर्न रिपीट होता चला गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया आपका, वॉच करके आप लोग लिख लें इसको। ABC टाइप। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीनों यूनिट सेल पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हमारा कल का लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, क्योंकि हम सब कुछ इसमें समझ चुके हैं। तीनों यूनिट सेल में हमने डिस्टेंस देख लिया है, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप देख लिया है, पैकिंग एफिशिएंसी देख लिया, फ्रैक्शन देख लिया, और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम देख लिया, पैटर्न देख लिया। सब कुछ तो हम इसमें देख चुके हैं। अब हमारे पास बचा है क्या, इसका न्यूमेरिकल। तीनों के न्यूमेरिकल्स करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए ही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर कल का लेक्चर अगर हम लोग करना चाहें तो इसके लिए हमें पिछले पूरे कौन सा लेक्चर है, 4 चारों लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, तब वो न्यूमेरिकल्स आपके समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।